बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुकेरा। हिना, बहुत शुक्रिया आपका। आप खैरियत से होंगे हम उम्मीद करते हैं। और सबसे पहले तो हम अदाकार इस्माइल तारा साहब का जिक्र करेंगे क्योंकि रात गए अफसोसनाक खबर आई कि इस्माइल तारा एक नामवर अदाकार पाकिस्तान की पहचान हम में नहीं रहे। 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए और 1980 में फ़न अदाकारी से वो वाबस्ता हुए। बेशुमार स्टेज ड्रामों, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। बेशक इस्माइल तारा साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसल कुरैशी साहब ने। फैसल कुरैशी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कहिएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये हमारी शोबिज़ हो गया फैसल कुरैशी साहब की, और उनसे हम बात करेंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उनका चले जाना कितना बड़ा नुकसान है और कितना खला पैदा हो गया। क्योंकि इस्माइल तारा साहब ने जो भी अदाकारी के जौहर दिखाए, ख़ास तौर पर जो कॉमेडी रिलेटेड जितने भी उनके ड्रामास थे और फिल्में थी, वो अपनी मिसाल एक आप थे। और बिल्कुल 50-50 की अगर हम बात करें, पीटीवी का एक ऐसा ड्रामा था जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और वो बच्चे बच्चे को आज भी उनका कैरेक्टर याद है। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग की, वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते थे, मैं ये समझती हूँ। और शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इस तरह के अजीम अदाकार का, लाजवाल अदाकार का जो है वो चले जाना। और जिस तरह सीनियरिटी पे चले जाते हैं अदाकार, वो आने वाले अदाकारों के लिए जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और जूनियर अदाकारों को बहुत सीखने का मौका मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि अब आज के जो ड्रामाज और फिल्में हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं। लेकिन अगर हम 90s, 80s और 70s के ड्रामाज और फिल्मों को देखें जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट नजर आता था, लाइक आजकल अगर प्रोडक्शन और मॉडर्न चीजों पर और कैमरा चीजों पर फोकस होता है, उसी तरह तब फोकस होता था कंटेंट पर। और मुझे लगता है कि जमील इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट है। अगर कंटेंट अच्छा है, स्ट्रांग है और हमारे अवाम अगर उनसे एक अच्छा मैसेज ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो ड्रामे हैं, मुझे लगता है वही एक टिपिकल सब्जेक्ट जो है उन्हीं पर बन रहे हैं। सब्जेक्टिव आप कहें कि बनते ही नजर आते हैं। बिल्कुल सब्जेक्टिव का कोई सीन ही नहीं है वो, इसलिए क्योंकि सीन ऑन हो चुका है कि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जो एक डार्क पहलू हैं वो ज्यादा उजागर हो रहे हैं। अच्छा जमील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि डार्क, ये जो हमारी सोसाइटी के कुछ पहलू हैं, कुछ इस तरह की बिटर रियलिटीज़ हैं, उनको हाईलाइट करना भी हमारे ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का काम है। लेकिन अच्छे सब्जेक्ट्स पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और फैसल कुरैशी साहब जी बिल्कुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैसल साहब, बताइएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है शोबिज़ इंडस्ट्री का, और आप ये भी बताइएगा कि कितने आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया इस्माइल तारा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बाकी कि मैं आज सुबह जब उठा हूँ तो उठते ही ये खबर मिली है और काफ़ी अफसोस हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से तारा साहब की तबीयत खराब थी। हम सभी जो है वो उस हवाले से काफ़ी परेशान रहे। लेकिन किडनी फेलियर्स हैं, अब क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा नाम हमारे इंडस्ट्री का। और मैंने मेरे ख्याल से तो तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम किया। और इत्तेफाक ये है कि अभी कोई तकरीबन 1-1.25 साल पहले मुलाकात हुई जी से काम के हवाले से। तो जब भी मिलते थे, मजाक मस्ती, छेड़छाड़, हंसने मुस्कुराने वाला इंसान और हंसाने वाला इंसान, खुशियाँ बिखेरने वाला इंसान। मतलब ठीक है कि इस वक्त 50-50 को चले हुए बहुत अच्छा हो गया, तकरीबन 3 दिहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन लोगों को आज भी शायद उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें वो याद हैं। बस यही है कि हर इंसान ने खैर वापस जाना है, जिसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जी। और तकलीफ हमें इस बात की होती है कि जरा जब वो तकलीफ से जाते हैं तो फिर बुरा लगता है। बिल्कुल 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 दर्द होता है। बिल्कुल फैसल भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा कहिएगा कि मज़ाह से भरपूर एक मिजाज वाली शख्सियत थे इस्माइल तारा साहब। आपने जिस तरह बताया 3-4 प्रोजेक्ट्स आपने उनके साथ किए, तो जब वो सेट पर मौजूद होते थे ड्यूरिंग शूट जो हैं वो बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते थे और थोड़ा लाइवली सारा काम होता रहता था?
तारा भाई का ना एक बड़ा टिपिकल स्टाइल था, बड़ा सीरियस मुंह पोकर फेस बना के ना वो ऐसे बात करते थे जैसे बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। और वो सेट पे वो इस तरह छेड़छाड़ होती थी कि वो जैसे मैं बड़ा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, और कभी कभी उस पर हंसते भी थे। और इस तरह से ना वो मतलब एक बड़ा फनी वे में उनका वो एक अंदाज था। फिर अक्सर बेशतर हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं फेरोज सब्जवारी जी, उनके घर पे हम सारे जब इकट्ठे होते थे तो हुमायूं को बड़ा वो छेड़ते थे और बड़ा तंग करते थे हुमायूं को। फिर हुमायूं आगे से उनको छेड़ता था, फिर जावेद शेख साहब के साथ। तो फिर वो एक जी बस क्या करें यार, यादें ही बस हमें जो साथ रहेंगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, यादें हैं। और फैसल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्माइल तारा साहब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और उनकी जो अदाकारी है वो आने वाले आर्टिस्ट के लिए भी आप समझे कि एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं और एक बड़ा नाम थे अदाकारी में पाकिस्तान का। फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जमील, जिन लोगों ने हमें हंसाया होता है और जिनके साथ मुझे लगता है हमने खुशी के कुछ लम्हात शेयर किए होते हैं, उनके चले जाने से फिर अफसोस भी उतना ज़्यादा होता है, उनकी कमी भी उतनी ज़्यादा महसूस होती है। और ये जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं ये ज़्यादा फील कर सकते हैं आई थिंक क्लोजली, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ काम किया, लेकिन हमने उनका काम स्क्रीन पर देखा और जिस तरह से उन्होंने आवाम को हंसाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तो टीवी स्क्रीन पर देख लेते हैं और उस एक थोड़े से मोमेंट को हमने एंजॉय किया, लेकिन वो अदाकार और अदाकाराएं जो इकट्ठे कई घंटे कई दिन काम करते हैं और एक जगह पर वक्त गुजारते हैं और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो वो तो एक फैमिली की तरह, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है। बस अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्तान की। और जब मुल्तान का जिक्र आता है और जब भी मुल्तान के बारे में बात करते हैं तो सोन हलवा जो है वो एक ऐसी सौगात है जिसको जोड़ा जाता है मुल्तान के साथ, और अगर एक बार उसको आप खा लें तो वो आपको गर्विदा बना लेता है, मतलब इतना ज़बरदस्त होता है। मुल्तान से कोई आ रहा हो तो उसको एक ही फरमाइश होती है, मुल्तानी सोन हलवा। सोन हलवा, बिल्कुल बिल्कुल। और सोन हलवा के बारे में कहा जाता है कि इसमें जितने भी जो हैं अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं वो उस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है हमारी सेहत का, और बहुत ज़्यादा उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। उसमें दूध का इस्तेमाल होता है, गंदम, देसी घी, बादाम, अखरोट, पिस्ता और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और लोग ना सिर्फ इसको, जैसा से जमील ने भी कहा, कि अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क रहने वाले अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब को भी ये तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी एक हिस्ट्री भी है सोन हलवे की, और पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन हम शेयर जरूर करते हैं। अभी तक की जो एक ऑथेंटिक जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है जनाब कि पहली बार इसे मुल्तान के एक हिंदू हलवाई सोहन ने तैयार किया था। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मिठाई के लिए जब दूध मंगवाया इस हलवाई ने, और जब वो आग पर चढ़ाया हुआ था कढ़ाई में, तो वो फट गया। बिल्कुल। तो दूध को ज़ाया करने की बजाय सोहन ने तजुर्बाती तौर पर दूध को कढ़ाई में ना डालकर आग पर रख दिया और वो उसको पकाता गया और वो गाढ़ा होता गया, वो उसमें चम्मच हिलाता गया। और अब दूध को मज़ीद गाढ़ा करने के लिए सोहन ने इसमें जो है ना गंदम के आटे की कुछ मिकदार भी शामिल कर दी। अच्छा, जब सोहन ने अपनी नई मिठाई को चखा तो इस मुनफरिद मिठाई का जायका उसे बहुत अच्छा लगा। उसने राह चलते हुए लोगों को ये मिठाई बांटना शुरू कर दी कि मैं लोगों का रिव्यूज लूं, देखूं लोगों को कैसी लगी है। बिल्कुल। तो इत्तफाकन जो है ना वो लोगों को बड़ी पसंद आना शुरू हो गई उसकी ये मिठाई, और फिर उन्होंने सोहन से फरमाइश करना शुरू कर दी कि हमारे लिए ये मिठाई बनवाई जाए। बिल्कुल। और उन्होंने ये जो है ना दरबार में भी पेश की मिठाई और वहाँ भी बहुत पसंद की गई। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो सोहन हलवा है ये ईरान की मिठाई है, इसको ईरान से भी बहुत ज़्यादा लोग जोड़ते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि वहाँ से आई, वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, अगर इन दो हिस्ट्री को देखा जाए ना कि ईरान की है और यहाँ पे अगर ये सोचा जाए कि एक्सीडेंटली बन गई, बिल्कुल, तो अच्छा मैच है। अच्छा मैच है, बिल्कुल जी। और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा मुल्तान से। वो हमें बता रहे हैं कि ये सोन हलवा किस तरह से बनाया जाता है, मुल्तान का सोन हलवा क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है।
जी बिल्कुल, मुल्तान की पहचान कई जावियों से की जा सकती है। मीठे रसीले आमों के साथ साथ जो मुल्तान का अखरोटी सोन हलवा है वो भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है और मुल्तान की पहचान बना हुआ है। इसी वजह से जहाँ जहाँ भी सोन हलवे का नाम लिया जाता है या मुल्तान का नाम लिया जाता है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ या मुल्तान का नाम ले लिया जाए या सोन हलवे का नाम लिया जाए। दोनों नाम जो है वो इकट्ठे लिए जाते हैं क्योंकि मुल्तान की पहचान जो है वो सोन हलवा है। यहाँ पर जो है जो हमारे साथ माहिर कारीगर मौजूद हैं, इनके साथ हम बात करते हैं। जी सर, आप ये बताएगा, एक कढ़ाई की अगर बात कर लेते हैं तो वैसे तो कारखाने में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों किलो जो है वो यहाँ पर सोन हलवा तैयार किया जा सकता होगा, लेकिन अगर एक कढ़ाई की बात की जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक कढ़ाई में से कितना सोन हलवा जो है वो डाला जाता है और कितना मतलब तैयार किया जाता है? एक कढ़ाई में 2 किलो मैदा डालते हैं, 200 ग्राम सब्ज़ आटा डालते हैं, 20 किलो दूध डालते हैं, उसको पकाते हैं, उसका दाना बनाते हैं। उसके बाद दाना पक जाता है, फिर जो चीनी डालते हैं, चीनी खुश्क करके फिर देसी घी डालते हैं, देसी घी की भुनी देते हैं उसको। जब भुनी तैयार होती है फिर सब्ज़ इलायची डालते हैं, इलायची डालने के बाद उसको तोलते हैं, तोल के फिर ऊपर अखरोट, पिस्ता, काजू, बादाम लगाते हैं। उसके बाद पैक होके दुकान पे जाता है, दुकान पे फिर आगे बेचते हैं। सब्ज़ आटा जो है खुद से बनाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? क्योंकि स्पेशली जो है ये सब्ज़ आटे के साथ ही जो है वो बनता है, आम आटे के साथ तो बन नहीं पाता। जी, वो स्पेशली सब्ज़ आटा होता है और कोई चीज़ नहीं डालते, सब्ज़ आटे से दाने बनता है। सही है। और ड्राई फ्रूट कितना, मतलब अगर हम बात कर लें एक कढ़ाई के अंदर कितना किलो जो है वो ड्राई फ्रूट डाला जाता है? अखरोट है, बादाम है, इलायची है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। जी, एक कढ़ाई में 1 किलो अंदर डालते हैं, वो मिक्स करके ऊपर फिर 1 किलो लगाते हैं। 2 किलो एक कढ़ाई में वो डबल अखरोट हो जाता है, जो ऊपर लगाते हैं वो 1 किलो होता है, वो सिंगल अखरोट बन जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आम तौर पे यही देखा जाता है कि एक डब्बे की तैयारी में तकरीबन 900, 800, 1000 रुपये का खर्च तो आता होगा, लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में इस वक्त जो एक आम अखरोटी, डबल अखरोटी सोन हलवा है वो 1000 रुपये से लेके 1600 रुपये किलो तक जो है वो डब्बा फ़रोख्त हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं, कितना खर्च आता है एक डब्बे में? जी, जो 1600 का है वो उसमें ज़ाफ़रान डालते हैं, जो उससे नीचे कम रेट का है वो उसमें जना अखरोट, काजू, पिस्ता वो भी डालते हैं, मिक्स कर देते हैं। जितने मेवे डालते हैं उस वजह उसकी जो है ना उतना डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जितना कम डालते हैं उसकी डिमांड कम होती है। जी बिल्कुल, आपने माहिर कारीगर ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था कि मखसूस किस्म का सब्ज़ आटा जो है उसके साथ ये बनाया जाता है। उसके बाद जो है मैदा, चीनी और मुख्तलिफ जो है वो इनकी जो लवाजमात है वो पूरी की जाती है। इस वक्त जिस कारखाने में मौजूद हूँ 7 से 8 कारीगर यहाँ पर एक वक्त में काम कर रहे हैं। हर किसी का मुनफरिद काम है, हर किसी का अलहदा से काम है, किसी के ज़िम्मे जो है वो कोई काम है, किसी के ज़िम्मे कोई काम है, और इस तमाम चीज़ों को जो है वो 7 से 8 घंटे के अंदर एक कढ़ाई को जो है वो तैयार होने में वक्त लगता है। एक कढ़ाई के अंदर से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 12 से 13 किलो जो है सोन हलवा उसमें तैयार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जहाँ ये तैयार हो रहा है वहाँ पर किसी के ज़िम्मे कोई काम है, किसी के ज़िम्मे, आपके ज़िम्मे ये काम था कि आपने इसको पूरा कवर करना है, और अब आपके ज़िम्मे ये काम है कि आपने हमें 2 डब्बे भी भिजवाने, क्योंकि इसकी लज़्ज़त का हमें पता तो तब चलेगा ना जब हम इसको टेस्ट करेंगे। बिल्कुल जी हसान, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच हसान। और अब बात करते हैं साइमा जी की। 3 दहाइयों से जायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा साइमा ने 1990 में हदायतकार अकरम खान की फिल्म खतरनाक में बतौर हीरोइन फिल्मी जिंदगी का आगाज किया और अपनी फनकाराना सलाहियतों से बहुत जल्द पंजाबी फिल्मों में जो है उन्होंने वो सफ़े अव्वल की अदाकारों में उनका शुमार होता था, और बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म्स में काम किया, उर्दू फिल्म्स में भी काम किया, पंजाबी फिल्म्स में भी काम किया। आज साइमा खान की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे साइमा जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और उनके करियर पर मबनी एक रिपोर्ट देखते हैं। 3 दहाइयों से जायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा साइमा ने 1990 में हिदायतकार अकरम खान की फिल्म खतरनाक में बतौर हीरोइन फिल्मी जिंदगी का आगाज किया और अपनी फनकाराना सलाहियतों से बहुत जल्द पंजाबी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार होने लगी। फिल्म एक्शन में सुल्तान राही के साथ हीरोइन आई, जिसे इस हद तक पसंद किया गया कि उनकी जोड़ी सुल्तान राही के कत्ल तक मुसलसल फिल्मों की कामयाबी की जामिन रही। सुल्तान राही की वफात के बाद हिदायतकार सैयद नूर ने उन्हें अपनी उर्दू फिल्म घूंघट में कास्ट किया, और जब ये फिल्म सिनेमाओं की जीनत बनी तो साइमा ने साबित किया कि वो सिर्फ पंजाबी की ही नहीं उर्दू फिल्मों की भी हीरोइन है। 1998 में चूड़ियां की कामयाबी से उन्हें लाजवाल शोहरत मिली, जिसके बाद
वो हर फिल्मसाज की पहली तरजीह बन गईं। अगरचे उन्होंने अपने वक्त के सभी अदाकारों के साथ काम किया, मगर सुल्तान राही, मोहम्मद राना और शान के साथ उनकी फिल्में ज्यादा कामयाब रहीं। 2022 में उन्होंने पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी में अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इनकी दीगर फिल्मों में जमीन आसमान, दुपट्टा जल रहा है, जंगल क्वीन, मूसा खान, लड़की पंजाबन, मजाजन, जिले शाह, चन्ना सच्ची मुच्ची वगैरह शामिल हैं। फिल्मों के अलावा साइमा ने टीवी ड्रामों में भी काम किया, जिनमें नौटंकी, सूली, पिया नाम का दिया, लम्हे, ये मेरा दीवानापन है, बब्बन खाला की बेटियां और खो गया वो शामिल हैं। 1998 में ही साइमा ने सैयद नूर के साथ खामोशी से शादी कर ली, मगर इसका इंकिशाफ 2007 में किया गया। बतौर फिल्मसाज आपने फिल्म मजाजन बनाई, जिसे सैयद नूर ने डायरेक्ट किया। जनाब जी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक जनाब। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपको अपडेट करेंगे आसिम मुनीर। नए आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने का फैसला हो चुका है। ये बहुत अहम और बड़ा फैसला कल हुआ। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद साहब डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग सर। कहिएगा कि आसिम मुनीर साहब की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, और आप उन्हें एज एन आर्मी चीफ किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुनो पाकिस्तान की तमाम टीम को मेरा सलाम। वालेकुम जहाँ तक ये जो कल हमारी दो बहुत अहम तैनातियाँ हुई हैं, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो उन्होंने अपॉइंट किया है, मैं समझता हूँ नहायत खुशसूबी के साथ हुआ, खुशाइंद है। जहाँ पर जनरल बाजवा ने और जनरल रजा ने, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ इस वक्त मौजूदा हैं, उन्होंने जिस जगह पे पाकिस्तान आर्मी को और जिस जगह पे आर्म्ड फोर्सेस को ओवरऑल जनरल रजा ने लेकर गए हैं जिस मकाम पर, उससे मजीद आगे इंशाल्लाह ताला ये दोनों जनरल नजरात जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी को लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी जो पिछली अगर कारकर्दगी अगर आप देखें फौज के अंदर, तो ये दोनों सीनियर तरीन जनरल्स हैं। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनके बाद सार शमशाद मिर्जा साहब थे। इनका अगर आप कैरियर उठा के देखें तो एक आर्मी ऑफिसर जो अपने कैरियर के दौरान जो सबसे बेस्ट अपॉइंटमेंट की जो ख्वाहिश कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, अब महाज के ऊपर भी, वॉर एंड टेरर के ऊपर भी, इंटरनेशनली भी, कोर्सेज के दौरान भी, तो ये वो कैरियर हैं दोनों जर्नलों के जो कोई भी एक ऑफिसर जो है अपने कैरियर में उसको लेकर आना चाहेगा। अगर आप चीफ आर्मी साहब को पहले जनरल मुनीर साहब को, तो उसमें उनको अगर पीछे पलट के देखें तो 17 OTS के हैं। 17 OTS से मंगला में इनका हमारी ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था, जो 23 OTS के बाद ख़त्म हो गया। और उसकी वजह ये थी वो ख़त्म होने की कि उस वक्त 71 और 65 की वॉर्स चल रही थी, हमें ऑफिसर्स की शदीद ज़रूरत थी और PMA जो है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, वो नौजवान अफसरों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा, तो मंगला में ही शुरू किया गया था। तो इक्वली गुड। और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी जो एजाजी शमशीर जो है सोर्ट ऑफ ऑनर वो लेके ये पास आउट हुए। इनके कैरियर के अंदर देखें मेजर जनरल, तो इन्होंने गिलगित का सारा सियाचिन एरिया है उसको उन्होंने कमांड कर रखा है, तो लिहाजा कश्मीर को इन एंड आउट ये सारा तफसील से जानते हैं। इसी तरह ये MI के DG रहे हैं, फिर DG ISI रहे हैं, फिर उन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन का कमांड किया, इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड किया, और ये 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। और ये भी बताते चलूँ ये हाफिज कुरान भी हैं। तैनाती इनकी रही थी मदीना के अंदर, तो उस वक्त इनकी उम्र 38 के करीब थी। ये यंग मेजर थे और लेफ्टिनेंट कर्नल होने वाले थे। तो उस वक्त एज में चूंकि इस्लामिक इनकी काफ़ी ओरिएंटेशन भी है, नमाज और सारा कुछ, और सारे तो आर्मी ऑफिसर सारे तकरीबन पढ़ते हैं, तो उसमें इन्होंने उस एज के अंदर जाके उसको हिफ्ज किया है। तो इनकी फौज के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम है और सारे लोग इनके रश के निगाह से देखते हैं। अब इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को लेना, जो नंबर 2 पे थे, और अभी उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ऑर्फन थे जब उन्होंने फौज जो है पासिंग आउट जब इनकी हुई, तो उन्होंने फॉर्म्स के ऊपर जो अपनी पेरेंट्स के नाम की जगह अपने यूनिट का नाम लिखा कि मेरे गार्डियन है वो 8 सिंध रेजिमेंट है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट शुरू दिन से जिस कमीशन ने लिया उस दिन से पाक फौज के हमरा है। अगर इनकी आप प्रोफाइल देखें जो
जिस तरह से इन्होंने फौज में किया, तो इन्होंने एक 10 कोर का भी मौजूदा कमांडर रहे हैं, फिर ये वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल राहिल शरीफ के ज़ेर कमान ये डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं, और उन्होंने खुद ओवरसी किया है जितना तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी गई फाटा के अंदर, तो ही वाज द मैन बिहाइंड द गन। ऑफ कोर्स जनरल राहिल शरीफ और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी ज़ेर कमान वो करते, लेकिन प्लानिंग जितनी कुछ होती थी वो जनरल शमशाद मिर्जा के पेन से और उनके नक्शों से हुआ करती थी। तो अभी भी आप देख लें, इस पे एडजुटेंट जनरल भी ये रहे, और एक शानदार कैरियर है माशाल्लाह से। तो मुझे पूरा यकीन है कि दोनों जनरल्स की एक नई कमांड, नया खून आने से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आमतौर पे और पाकिस्तान आर्मी खास तौर पे इंशाल्लाह ताला उसी तरह से मज़ीद बेहतर डिलीवरी जो है वो करती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, जो आसिम मुनीर साहब हैं वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी रह चुके हैं और ISI में भी रह चुके हैं, तो आपके ख्याल में दाखिली और खारजी महाज पर या ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात की जाए तो नए आर्मी चीफ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये पहले नहीं है, उससे पहले जनरल कियानी भी ISI रहे हुए हैं, तो वो भी है, लेकिन MI और ISI की दोनों का कम्बिनेशन जो है वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। अब जहाँ तक इनके चैलेंजेस का ताल्लुक है, तो चैलेंजेस वही हैं जो जनरल बाजवा फेस कर रहे थे, लेकिन अब एक नई जिद्दत के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ, नए खून के साथ उसको लेके चलेंगे। अगर आप बॉर्डर्स की तरफ पहले इसको देखेंगे चैलेंज किस किस्म का होगा, तो अभी आपके जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, उनके भी नॉर्दर्न जो कमांड है इंडिया की, उसके चीफ ने, उसके बॉस ने भी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी कि मुझे अगर मोदी साहब कहें तो मैं 2, 3, 4 दिनों के अंदर मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर को जो है कैप्चर कर लूँगा। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात, मेरे ख्याल में उनका मोटिव भी शायद ये होगा कि नया खून जो नई कमांड आ रही है उसको अंडर प्रेशर करना, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि फौज कौन सी है और किस कौम से और किस कौम की फौज से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, अब वेस्टर्न बॉर्डर्स पे फेंसिंग तो जनरल बाजवा ने करा दी, सो कुछ एलिमेंट रहता है ईरान के साथ, बॉर्डर के साथ, उसको मुकम्मल करना, और फिर जहाँ से तालिबान दोबारा से रिसर्च होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ रिपोर्टें आई थी कि सवात में और उससे ऊपर नॉर्थ के अंदर दोबारा से कोई तालिबान देखे गए हैं, तो उस चीज़ को वहीं पे उसको सर को चलना, ये मेरे ख्याल है उनका एक चैलेंज होगा। तीसरे नंबर पे बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो नॉर्थ में CPEC जो आपका आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो थोड़ा सा गो स्लो हो गया था बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो मेरे ख्याल में ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नया खून आ गया, नया, सबको पता है कि सारी जो है, और ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जनरल आसिम मुनीर खुद कमांड कर चुके हैं, गिलगित में जहाँ से CPEC गुजर रहा है मेन, उसको खुद कमांड कर चुके, तो इसको भी इनको तमाम चीज़ों का इदराक है। तो CPEC जो है हमारा वो मजीद अच्छा होने जा रहा है। फिर इसी तरह जनरल बाजवा ने एक बड़ी पैराडाइम शिफ्ट की बात की थी, अप्रैल 22 के अंदर एक इस्लामाबाद डायलॉग हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम अब दिफाई तौर पर माशाल्लाह से मजबूत हैं, हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस इन प्लेस है, कन्वेंशनल हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम किसी भी दुश्मन को इंक्लूडिंग इंडिया हम रोक सकते हैं और उसको मजा चखा सकते हैं। तो लिहाजा हम जियो स्ट्रेटेजी से हट के जियो इकोनॉमिक्स पे जानने की जरूरत है, बिकॉज नजर आ रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो एक मजीद पक्का एक पैराडाइम शिफ्ट की बात हुई, तो मेरे ख्याल में उसको ये लेके चलेंगे। और सबसे आखिरी चैलेंज होगा वो आपका एपॉलिटिकल रहने का, जो इंस्टीट्यूशन ने वादा किया है, जनरल बाजवा ने अपनी तकरीब में भी उसका जिक्र किया, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना और उसको इंश्योर करना कि ये पॉलिटिकल रहें, ताकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ सके हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। वो एक दूसरे की से बात जो पहले नहीं करते थे और आर्मी को इनवाइट करते थे मीडिएशन कराने के लिए, तो अब वो खुद करेंगे। जब पॉलिटिशियन आपकी आपस में बात करेंगे उसका हल निकलेगा, बजाय कि आप गेट नंबर 4 की तरफ देखें, आर्मी को अपना काम करने दें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाएगी तो हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के तौर पर दुनिया में जाने जाएंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती है उतना ही कमिटी ऑफ नेशंस जो है उनके साथ अच्छा डील करती हैं। बेहतरीन से बेहतरीन जो आपका मार्शल है वो बुरे से बुरा, जो अगर जमहूरियत भी हो उससे बुरा है वो, बेशक। तो लिहाजा बुरी से बुरी जमहूरियत जो है वो अच्छी होती है दुनिया के लिहाज से। तो ये एक बड़ा मौका है कि हम इसको लेके चलें। और फिर एक वो दुख वाली बात जो जनरल बाजवा ने अपने इब्तिदाई खिताब में भी की थी कि मुझे दुख यह है कि फौज के ऊपर जो है बिला जवाज और गैर शास्ता अल्फाज इस्तेमाल करके तनकीद की जाती है। वो एक चीफ आर्मी स्टाफ होने के नाते उन्होंने 71 की वॉर के अंदर जो हमारे शहदा थे उनको जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की गई पिछले 5-6-7 महीने के अंदर, तो उन्होंने उसको बताया, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि सियासी शिकस्त थी हमारी। सिर्फ 30,000 हमारे ट्रुप्स थे, बाकी सारे 40-50 हज़ार जो हमारे सिविलियन ऑफिसर्स थे, और इसके अलावा जो इंडिया जो था वो 2.5 लाख उनकी रेगुलर फोर्सेस थी और 2 लाख मुक्ति बानी थे। तो 4.5 लाख के अगेंस्ट अगर आपके 3 लाख 30,000 अपने ओन ट्रूप्स होते तो आप क्या कर लेते। तो लिटरली ये एक सियासी किस्म की शिकस्त थी। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर
जिस तरह से चीफ को नाम लेके अजीब सी बातें की गई, तो मेरा ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का साइबर लॉ लाने की जरूरत है। आपका मैं देख रहा था सलामत पाकिस्तान, आपका एक ट्रेंड आपके टीवी पे चल रहा था कि आपके इदारों को मजबूत होना जरूरी है, आपके इदारों को बाख्तियार होना जरूरी है, अपने अपने दायरों में रह के काम करें, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। तो अभी तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ ही नहीं रही है, इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कि बात किससे करनी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि आप वो बिल्कुल ही आप जो है वो एक इमेज है दुनिया में वो काफी टार्निश हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये चैलेंजेस हैं जो जनरल आसिम मुनीर इसको फेस करेंगे, और आई एम श्योर कि उसका हल कोई ना कोई उनके पास हो, बिकॉज वो 2019 से बल्कि 18 से वो इसमें कमांड में सारा कुछ कर रहे हैं, वो सारा उनकी मौजूदगी भी फैसले हुए हैं, तो वो नोज इन डिटेल इंशाल्लाह ताला डे 1 से वो अपना जो है वो स्टेप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरह हमारे टीवी पर चलने वाली कैंपेन का जिक्र किया, तो वो हमारा मकसद भी बेसिकली यही है कि इदारों को मजबूत किया जाए। अब मुझे नहीं समझ आती कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को आपस में तो तनकीद बनाते रहते हैं, और उनके लिए ये ऐसी एक आम और मामूल की बात है, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी से दूसरी में चले जाना है, फिर दूसरी से तीसरी में, और तनकीद करना, इल्जाम तराशी करना उनके लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये कितनी गंभीर सूरत हाल है कि आप इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दें, और वो भी इस लेवल की कि आप पूरा जो है वो तूफान बदतमीजी शुरू कर दें सोशल मीडिया पर, तो पूरी दुनिया में ये जग हंसाई का भी बायस बनती है। तो इसीलिए फिर सुनो टीवी ने भी इस कैंपेन का आगाज किया कि सलामत रहे पाकिस्तान और हमारे इदारे सलामत रहे, क्योंकि इन दी एंड आफ्टर ऑल ये पॉलिटिशियंस ने तो पार्टीज चेंज करते रहने हैं, मुल्क में जो काम करना है वो तुम्हारे इदारों ने करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल आपने ए पॉलिटिकल रहने की बात की सर, वो तो बिल्कुल फौज ने वाजे कर दिया है, लेकिन आपके ख्याल में मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, खासतौर पर इल्जाम तराशियां और तनकीद, खासतौर पर जो इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या पॉलिटिकल सियासी मामलात में भी नए आर्मी चीफ को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जनरल बाजवा ने और DGISPR जब उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, तो DGISPR उस पर एक प्रेसर में आया था टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वो अपनी आर्म फोर्सेस को प्रोटेक्ट करें, ऐसे कोई लॉ लेकर आए, ऐसे कोई उनके खिलाफ जो भी कोई एक्शन लेना वो लें, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है, आपकी पार्टीज जो है वो आपस में इतनी फ्रैगमेंटेड हैं कि वो क्या उसमें वो एक्शन लेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो फ़र्ज़ बनता है वो गवर्नमेंट का बनता है, फौज बॉर्डर्स के लिए है, ना कि वो अंदरूनी हालात को ठीक करने के लिए, और वो भी इन एड ऑफ सिविल पावर ज़रूर आते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की कभी कभार सिचुएशन जैसे कि फाटा के अंदर हुई थी तो हम लोग उधर ही थे, अभी भी उधर ही हैं। इसके अलावा फ्लड्स हो गए, आपके जितना भी जलजला हो गया, और इस तरह की जो अभी जब कोविड के अंदर जिस तरह हमने पूरी दुनिया में एक नेकनामी कमाई है कि वी वर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ना सिर्फ उसके दौरान प्रोग्रेस किया और हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज रही थी। तो NCOC जो है उसको जनरल बाजवा की ज़रिए किया था। तो हर जहाँ पे कौम को फौज की जरूरत पड़ी है, तो हम हमेशा से पहले लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर रहे हैं और सिविल गवर्नमेंट की जो है मदद करते रहे। तो जैसे आपने पहले भी कहा, आपका जो ट्रेंड है कि सलामत रहे पाकिस्तान, उसमें आपके 3-4 तो मेन अदारे जो सतून है जिसके ऊपर आपकी स्टेट खड़ी होती है। सबसे पहले तो आपके जो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर कर दें कि उसको छोड़ दें, उसमें जाए नहीं, उसके डिसीजन होने के बजाय आप किसी ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल आपका स्टेचर दुनिया के लेवल के ऊपर नहीं होगा, तो उसको आप इतना बेतौकीर ना करें। 1 सेकेंड जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी को आपने जजों को ऐसे वो कर दिया है कि आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, भाई वो फैसले अपने कर रहे हैं, आप उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे चले। किसी के हक में फैसला आता है तो वो उनकी तारीफ करते हैं, किसी का अगेंस्ट आता है तो मलाइन करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट नहीं मलाइन करेंगे तो सोशल मीडिया में एक वो दूसरे वाले अकाउंट्स बना के जिसको पता नहीं होता किसके बैक पे कौन है, लेकिन इंडियन मोटिवेटेड ये लोग हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आर्म फोर्सेज हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, उसको हिलाने की जो बात हो रही है। और चौथे नंबर पे आपका मीडिया है। मीडिया में इतनी फ्रेगमेंटेशन हो गई है कि आपका टीवी जो है इस पार्टी के साथ है, वो चैनल उस पार्टी के साथ है, तो आप इतनी हद तक अगर लेके चलेंगे और कॉमन पर्पस के साथ नहीं होंगे, तो आपको तो डेली घर पे बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, फैमिलीज भी सुन रही हैं, तो आप एक कौमी नैरेटिव लेके चलें। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलाने की जो बात मैंने की है, 2021 एग्जैक्टली 1 साल पहले नवंबर 2021 में अजीत डोवल हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, उन्होंने एक इंडियन पुलिस सर्विसेज एकेडमी की एक पासिंग आउट परेड हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि क्लॉसविट्स की जो एक वो थ्योरी हुआ करती है कि वॉर जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसमें से आप नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली अचीव करते हैं। तो उसने कहा वॉर अब इज नो मोर देयर, फिजिकल वॉर या काइनेटिक वॉर इज नो मोर देयर, इट्स नॉन काइनेटिक। नॉन काइनेटिक मींस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, और उसका टारगेट कौन है? सिविल सोसाइटी, आप, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे।
तो आप इनके दरमियान इतनी जो है फ्रेगमेंटेशन कर दें या इतना इनको पोलराइज कर दें कि ये कौम आपस में टूट जाए, अंदर ब्रेकअप विदन हो जाए, तो फिर उसको जंग करने की क्या जरूरत है? बॉम्ब मारने की जरूरत नहीं है। आप बॉम्ब क्यों मारते हैं? आप किसी भी नेशन की विल को तोड़ने के लिए बॉम्ब करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो आपके खुद ही अगर विल टूट रही है तो आप जो मर्जी कर रहे हैं, बॉम्ब मारने की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको कि यूथ इस पर बाय नहीं कर रही है, तो मेरे ख्याल उस पर भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है। उसको कभी अगर मैंने एक दफा बात की थी, मेरे पे भी काफी हुई थी कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का मंजर नहीं बिकेगा और इस तरह की बातचीत, लेकिन ये चीजें बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल, आप एक एक्चुअल जंग का इस वक्त ईंधन बन रहे हैं, एक जंग आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, प्लीज समझें, स्पेशली हमारी यूथ जो है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, मैं ये भी बता दूं, बस एक लास्ट जुमला, जो पल्स होती है वो आपको यूथ से पता चलती है। पल्स मैं खुद पढ़ाता हूँ क्लास में, मेरे 50-60 बच्चे अगर बैठे होते हैं तो मुझे उनकी बातों से अंदाजा तो हो रहा होता है कि वो किधर क्या सोच रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूथ इतनी डिवाइडेड नहीं है जितनी सोशल मीडिया के ऊपर वो चंद के अकाउंट्स हैं जिसको बार बार वो ट्रेंड चलाने की कर रहे हैं। यूथ डिवाइडेड नहीं है, यूथ उसी तरह मोटिवेटेड है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और आपकी बात सही है कि सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बदतमीजी है, और फिर उन्होंने जिस तरह ये कहा कि अब देखने में ये भी आ रहा है कि चैनल्स भी जो है वो पार्टी बने हुए, तो ये बात दुरुस्त है। और हमारा चैनल जो है वो रियासत की पार्टी है, हम रियासत के साथ है, हम पाकिस्तान के साथ है, और बरमला कहने में भी हमें कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल सही कहा जमीला, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वाचिंग सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब शेयर करेंगे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बताते हैं आपको गूगल के बारे में। बहुत लोगों को कन्वीनियंट लगता है कि गूगल पर कुछ भी सर्च कर लेते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो आपका काम है आइडेंटिफाई करना कि क्या सही है क्या गलत है। बल्कि अब तो कहना चाहिए कि अब कुछ भी जानना हो तो हम गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च नहीं, हम गूगल करते हैं। अच्छा, कोई हमें सिम्टम्स महसूस हो रही हो, हमें कुछ भी हो रहा हो, हम सबसे पहले गूगल खोलते हैं। इसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान भी बना दिया है। और गूगल ने 2022 में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली घरेलू अशिया की फहरिस्त जारी की है, जिनमें घरेलू अशिया की अगर बात की जाए कटलरी है, लिहाफ वगैरह शामिल है। और गूगल के मुताबिक इस साल जिन शोबों में लोगों ने सबसे ज्यादा अशिया जो है वो खरीदी हैं या फिर छुट्टियों में जो तहाइफ दिए गए हैं, उनमें होम एंड गार्डनिंग की बहुत ज्यादा चीजें, यानी घर और बागीचे के लिए जो अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, कपड़े हैं, वीडियो गेम्स हैं, मेकअप है, ज्वेलरी है, खिलौने हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का सामान है, और सेहत और तंदुरुस्ती के जुमरे में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी शामिल हैं। और सारा मैं यही देख रही थी कि मतलब जितने लोगों ने ये सारी चीजें, आप ये पहले बता दें फिर मैं एंड में पूछूंगा, कुछ रह तो नहीं गया? वैसे एग्जैक्टली कुछ नहीं रह गया। और कान के ऊपर पहने जाने वाले जो हेडफोन है, मतलब उनको भी बहुत ज्यादा सर्च किया गया है, एयरपॉड्स को बहुत ज्यादा सर्च किया गया है। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितने भी गैजेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा सर्च किया गया है। लिहाफ और बरकी टूथब्रश को भी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है उसको भी बहुत ज्यादा सर्च किया गया है। और अगर बहुत लंबी लिस्ट है किचन से रिलेटेड, जारी कर दिया, बिल्कुल बहुत सारी ज्यादा सर्च किया गया। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा था कि इनको लिखा है हर चीज के बारे में ही सर्च किया है। 2022 में लोगों ने चावलों के बारे में सर्च किया, फूड आइटम्स के बारे में सर्च किया है, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स, कुछ छोड़ा नहीं है। वैसे जमील, आपका सवाल बहुत जो है ना वैलिड है कि किस चीज के बारे में सर्च नहीं किया। वो एक मशहूर है ना बात, कोई रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रह गया, तो कोई रह से कोई की जगह कुछ लगा दें कि कुछ रह तो नहीं गया। आगे बढ़ते हैं जनाब, मजाक कम करना चाहिए। पोकेमोन के 32,000 से ज्यादा कार्ड जमा करने का आलमी रिकॉर्ड कायम हो चुका है जनाब। डेनमार्क के दो भाई हैं जिन्होंने मशहूर कार्टून पोकेमोन के 32,000 से ज्यादा कार्ड्स जमा करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। और इन दो भाइयों ने ये बताया गिनीज को के एक बड़ा अरसा लगा उनको ये मशहूर गेम कार्ड जमा किए उन्होंने, और अब उनकी जमा पूंजी जो है वो 32,809 तक पहुंच चुकी है इन कार्ड्स की। तो उनका कहना है कि उन्होंने कई सालों पर मुहित अरसे में ये कार्ड्स जो है इन पर पैसे भी खर्च किए, और वालिदैन भी इनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ये इनको जमा किया। इनके सबसे कीमती कार्ड्स जो हैं
उनका पहला एडिशन मौजूदा मालियत अगर उन्होंने बताई तो वो $20,000। ओह, कैसा $20,000। शौक है, ये भी अच्छा शौक है। ये भी अच्छा शौक है और बड़ा ज़बरदस्त शौक है। वो कहते हैं यूनिक शौक है, डिफरेंट लोगों के शौक होते हैं। और अब बात करते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान की। उन्होंने शहरियों को 1 लाख रुपए का फ़ोन जो है वो आसान एक साथ पर देने का फैसला कर लिया। और हुकूमत पाकिस्तान ने स्मार्टफोन्स तक जो है मुल्क के तमाम शहरियों की रसाई के लिए एक नया प्रोग्राम मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। और इस प्रोग्राम के तहत शहरियों को 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन्स जो हैं वो आसान एक साथ पर फराहम किए जाएंगे। और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का कहना था कि टिकटॉक के साथ भी बातचीत जो है वो मुकम्मल हो गई है और टिकटॉक चंद हफ्तों में इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम करेगा। इसके अलावा फेसबुक भी पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करेगा। इंटरेस्टिंग। और इस स्कीम के तहत जो है वो 20 से 30% तक अदायगी पर कोई भी मोबाइल फ़ोन आप हासिल कर सकेंगे। और स्मार्टफोन्स को अगर एक साथ में लेने के लिए किसी किस्म की कोई जमानत या फिर कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आपका जो शनाख्ती कार्ड है उस पर आप मोबाइल फोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन और एक बात बता दें हम जी कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम ये स्मार्टफोन ले लेंगे और बाद में किस्तें नहीं देंगे, तो वो अपने ज़हन में ये रखें ये फोन बंद हो जाएगा। आपका फोन बंद हो जाएगा अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप होंगे, आपका वो फोन काम ही नहीं करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप अगर फोन खरीदें, 1 लाख रुपए तक का जो फोन है वो दुनिया के किसी हिस्से में ले जाके कितने $100 का भी बेच दें, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप इस तरह के आइडियाज लोगों को ना दें। वैसे भी हमारे गवर्नमेंट कितनी सियानी है, भला 5 लाख तक के फोन के लिए ये ऑफर देना आप। एग्जैक्टली। लेकिन इनकी जो जमीन मेरी बात सुने ना, इनकी जो स्कीम थी वो था स्मार्टफोन फॉर एवरीवन। तो उसमें अगर एक रिक्शा ड्राइवर है, अगर एक मजदूर है, मैं फिर वही कहूंगा कि मजाक कम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये फोन जो है वो बगैर सूद के बेसिकली मिल रहा है। बिल्कुल 3 से 12 माह की एक साथ पे, महीने के एक साथ में आप इसको पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। और बस आप अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहिए ताकि आपका फोन जो है वो आपके पास ही रहे। और अब बात मैं ये सोच रहा था टिकटॉक का ऑफिस बन रहा है, फेसबुक का भी बन रहा है, आईफोन का पता नहीं कब बनेगा। आईफोन का भी बना दें आगे बस छोटा सा मैसेज ही देते हैं ना, ताकि समझने वालों को समझ आ जाए। इशारा ही काफी है। टिकटॉक का अमेरिका समेत दुनिया भर से इंजीनियर्स को नौकरी देने का ऐलान सामने आया है और जनाब 3000 इंजीनियर्स को नौकरी दी जाएगी। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अखराजात को कम करने के लिए मुलाजिमीन को बरतरफ कर रही हैं, जहां पर वहीं टिकटॉक इन कंपनीज की मुखालिफ समत में जा रही है। चीनी सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका समेत दुनिया भर से 3000 इंजीनियर्स को नौकरी देने का ऐलान किया है। टिकटॉक एप्लीकेशन इस वक्त मेटा, ट्विटर और अमेज़न से बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि इसी दौरान इन कंपनीज ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकालने का ऐलान किया है। उस वक्त अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में टिकटॉक के इंजीनियर्स की तादाद 1000 से ज्यादा और कंपनी इस तादाद में इजाफे का इरादा भी रखती है। तो जनाब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनीज मेटा ने इस माह 11000 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का ऐलान किया था। और दूसरी जानिब इलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर से भी तकरीबन 7000 अफराद को निकालने का जो है ना वो ऐलान आया था, जबकि अमेज़न की जानिब से भी 10,000 नौकरियां खत्म करने की खबर आई थी। टिकटॉक ने ये ऐलान किया है कि आप निकालते जाए, हम नौकरियां देते रहेंगे। और जितना हम लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे टिकटॉक को और आए दिन हम लोग बात करते थे, तनकीद करते थे, कंटेंट पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज थे। कंटेंट मयारी जो है वो क्रिएट करना चाहिए इस तरह की सोशल एप्स पर। लेकिन टिकटॉक ने जो ये अभी काम किया है, मुझे लगता है हमें उनको सराहना चाहिए कि इतने लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हैं। वही कमेंडेबल। यहाँ लोगों को पैसे भी दे रहे हैं जी, नौकरियां भी दे रहे हैं और नौकरियां भी दे रहे हैं। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इंटरनेशनली इस दिन को मनाया जाता है 25 नवंबर को। तो आज इस पर हम बात करेंगे क्योंकि औरतों पर तशद्दुद जो है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, ना सिर्फ घर में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब, सोसाइटी में भी मुख्तलिफ किस्म के जो तशद्दुद है, ये ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तशद्दुद भी इसमें शामिल है। तो वो औरत पर टूट जाती है और उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का भी वो खातून शिकार हो जाती है। तो इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं
कि पाकिस्तान में जो औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ क्या कवानीन हैं और किस पर उस पर अमल पैरा हुआ जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आज मनाया जा रहा है और उस पर बात करने के लिए हमें बहुत खास मेहमानों ने आज ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर एंड लेक्चरर मिस महजबीन आफ्ताब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं जी समाजी कारकुन आलिया सारिम साहिबा, कॉल पर हमारे साथ वो मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं महजबीन साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। हमारे यहाँ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ख़वातीन जो हैं वो कानून तो क्या वो घर में भी किसी से इस तरह के वाक़यात जो है वो शेयर नहीं करती। बताइएगा कि हमारे मुआशरे से तशद्दुद को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? ये जो अभी आपने बात की है ना कि घर वालों को बताती नहीं हैं जी, इसका मैं पहले जवाब दूंगी। अगर वो घर वालों को बताती भी हैं तो घर वाले उसको वेलकम बैक नहीं करते कि हाँ ठीक है। वो सुनते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हाँ जी आप नहीं टॉलरेट कर रही, आप वापस आ जाएं। नहीं, वो ये नहीं आपको कहते, वो वेलकम नहीं करते आपको। इसमें छोटा सा एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नॉवल है और हमारा एक ड्रामा भी बना है उस पर तलखियाँ के नाम से। उसमें जो एक हीरोइन है वो दिखाई गई है कि उसका मियाँ जो है वो तशद्दुद करता है और वो घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आके उसको जो टॉर्चर मिलता है वो फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल और वो सारे कि तुम वापस आ गई हो, ये घर नहीं बसा सकते, तो वेलकमिंग नहीं होता। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए जी साथ साथ। लेकिन बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा सेटअप ही ऐसा सोसाइटी का। आपने जिस तरह का कि वेलकम नहीं किया जाता जी, इसकी क्या रीज़न है? क्या कोई पीयर्स प्रेशर होता है? वो एक्सेप्टेंस लेवल क्यों नहीं होता? देखिए, सबसे पहले अब वो वापस आ गई है तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि जब वापस आ जाएगी अगर लॉ से वो अपने लॉ के जरिए पैसे मांगने की भी कोशिश करेगी, हस्बैंड दे ना दे वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब इकोनॉमी आ गई, बेसिकली इकोनॉमी मैं समझती हूँ कि इकोनॉमी जो है ना बहुत सारी चीज़ों को लीड करती है। वापस आ गए, अब फादर हैं, फिर ब्रदर हैं या सन है, तो उसने अब डिपेंड होना, तो बेहतर होता है वो कहते हैं कि हस्बैंड पे ही डिपेंड रहें, तो दे डोंट वेलकम यू कि हाँ जी आप आ गई हैं आप इधर रहें। तो मैं ये समझती हूँ, मेरा एनालिसिस अपना। बिल्कुल सही, ये उसका एक बड़ी वजह है और लोग क्या कहेंगे का भी एक एलिमेंट है हमारे मुआशरे में कि अगर बेटी घर आ गई है इस तरह का कोई वाकया पे तो बेटी की गलती होगी ना जी, ये घर आई है यही गलत होगी और ब्लेम गेम फिर वो स्टार्ट हो जाती है, लोगों की बातें। बिल्कुल जी। महजबीन साहिबा ये भी बताइए कि जिस्मानी और हमारी नफ्सियात पर इसका क्या असर पड़ता है? इस तरह के जो तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं, कितना हार्मफुल है ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, नफ्सियात तो बहुत बड़ा एक ब्रैकेट है जिसको हम डिस्कस हल्का सा करेंगे जी, लेकिन हमारे जो कॉमन इधर चलते हैं ना लोग, वो नफ्सियात से बहुत नीचे लेवल के हैं जी। फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई किसी पे हो भी रहा है ना नफ्सियाती कुछ, तो उसको एड्रेस करने के लिए वो ना तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपको ऐसे मसाइल हो रहे हैं, अगर फिजिकल से आप एंजाइटी की तरफ चले गए, फिर डिप्रेशन की तरफ चले गए, फिर मेंटल डिजीजेस की तरफ चले गए, अगर फिर भी वो आप जाएंगे किसके पास? जादू वगैरह के पास या पीरों फकीरों के पास। तो नफ्सियात को हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन कॉमन मैन जो घर बैठ के हमारी बात सुनता है या कोई खवातीन है या मेरी एज से रिलेटेड खवातीन सुन रही हैं, ठीक है, हमें आगाही है कि हमें जाना है, लेकिन हमारे जनरली जो हमारी मिडिल क्लास है या लो मिडिल क्लास है या अपर क्लास भी इवन है, तो हम बिलीव करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं ये दे आर नॉट मेंट फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। एग्जैक्टली, मेरा अपना जाती ख्याल है ये, बाकी आप ऐड कर सकते हैं। सही। अच्छा, समाजी कारकुन आलिया सारिम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा, वेलकम एंड बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, हम अब औरतों पर तशद्दुद के हवाले से आज बात करें और पूरी दुनिया में औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए ये आलमी दिन मनाया जाता है आज का दिन। अब पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पाता 100%। और एज ए समाजी कारकुन आप किस तरह देख रही हैं? एनजीओज़ तो बहुत पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। आपके ख्याल में इस कानून को किस तरह से मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है? किस तरह इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि जब औरत के हुकूक की बात की जा रही है तो ये नहीं कहा जा रहा कि दिन मनाने की ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान को है, ये कहा जा रहा है
इस दिन को मनाने की जरूरत पूरी दुनिया को है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एक अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नेगेटिव चीजों को मुस्तकिल जोड़ देना और सिर्फ उसी को अलग करके कहना कि ये सिर्फ यही हो रहा है, ये ज्यादती की बात है। मैं जहाँ तक बात करूंगी कि औरत किस तरह से आवाज उठाती है, हालात पहले से बहुत बेहतर भी हैं और बदतर भी हैं। मैं दोनों चीजों की बात करूंगी। अगर पहले, क्योंकि मैं जब बात करूंगी तो उसमें मेरी अपनी जाती सोच शामिल नहीं होगी, मैं अपने शेल्टर होम के हवाले से जो एक सूरत हाल सोसाइटी में देखती हूँ मैं उसकी बात करूंगी। तो तलाक को ही बहुत मायूस समझती हूँ और मैंने बहुत लोगों को देखा समेता शेल्टर होम में, बच्चों को, औरतों को, कि मैं कहती थी उन मर्दों को पाबंद किया जाए कि जब उन्होंने निकाह किया है तो वो औरत को इज्जत भी देंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, उसका नान नफ़क़त भी उठाएंगे और जो निकाह उन्होंने किया है ना उसकी हुर्मत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। मैं तो इस काम में लगी हुई थी कि मैं मर्दों को किसी तरह से ऐसे कानून और चीजें बने कि मर्द पाबंद हो जाएं कि वो औरत का ख्याल रखेंगे और घर नहीं तोड़ेंगे। सूरत हाल इतनी अजीब व गरीब अब इस वक्त हो गई है कि हमारे पास तलाक के केसेस कम है, अब हमारे पास खुला के केसेस ज्यादा हैं। तो ये हमने किस तरह की तरक्की की है, किस तरह की आवाज हमने उठाई है, जिसमें पहले घर एक तरफ से टूट रहा था, अब घर दोनों तरफ से टूट रहा है। अब जहां मर्दों को समझाने की जरूरत है कि आप घर नहीं तोड़ सकते, निकाह की हुर्मत रखें, अब एट द सेम टाइम हमें बहुत सख्त जरूरत है औरतों को भी बताने के लिए कि आपने भी घर नहीं तोड़ना, आपने भी घर को संभालना है। मर्द की जो जो जरूरियात है आपने तरीके से देखिए, नाइंसाफी ना मर्द से औरत करे ना औरत मर्द से करे, हमें टू वे बात करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो यही होगा कि अगर तलाक बढ़ी, खुला बढ़ी, तो इन द एंड घर टूट गया। और ये देखिएगा ना कि जब एक घर टूटता है, अभी जो मैं सुन रही थी कि हाँ वो वापस घर आते हैं तो उनको वेलकम नहीं करते, क्योंकि कई दफा उस यूनिट के टूटने से वापस उस घर में भी बहुत बेसुकूनी हो जाती है। यानी जिंदगी का एक रेपो है, एक टेम्पो है, एक तसलसल है, आप उसको जिधर से भी ब्रेक करेंगे आपको प्रॉब्लम का सामना होगा। तो बेहतर ये है कि जो गलती पर है उसको रोको, ना कि ये कि अगर एक गलती पे तो आप एक बुराई के बदले में दूसरा बदला लें। मैंने एक औरत का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि जी मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर भी बनना चाहती हूँ। तो इस बात भी क्यों? उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर निकलती हूँ छोटी गाड़ी में तो मुझे लोग साइड देते हैं, लोग मुझे तंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रक पे बैठूं, एक ऊंची जगह पे जीप पे बैठूं और मैं लोगों को साइड दूं या मैं मर्दों को साइड दूं। ये कौन सा बदला है, ये कौन सी साइकिल है? अगर वो आपको तंग करते थे तो वो जालिम थे, और अगर आप बदले तंग कर रहे हैं तो वो जालिम है। और अगर हुकूमत कानून बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो हुकूमत जुर्म को प्रमोट कर रही है। कानून सबके लिए है, लेकिन इंसाफ किसी किसी को क्यों मिलेगा? और औरत की सबसे बड़ी एक मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊं, जो इसको मैं कहूंगी ये मेरा जाती तजुर्बा है, क्योंकि शेल्टर में टूटी हुई गिरी हुई बेचारी औरतें आती हैं, न खाने को कुछ है, न संभालने को कोई तैयार है, उनको इनसिक्योर किया जाता है। औरत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, जिसको आज औरत अगर कवर अप कर ले तो औरत बहुत कुछ कर सकती है, वो ये कि औरत ने इनसिक्योर नहीं होना। ये जो इनसिक्योरिटी और बेचारी है, मैं बेचारी और मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, हमने औरत के अंदर से ये वाली फीलिंग निकाल एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा है कि औरत तो माँ की कोख में भी बेटी कम मरती है, बेटा ज्यादा मरता है। अगर हम अभी कैंसर की बात करें तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इलाज होना चाहिए, कैंपेन चल रही है, लेकिन मर्दों को भी कैंसर होता है, मर्दों की अमवात इनसे ज्यादा होती हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि हम औरत को प्रमोट करते हैं लेकिन मर्द को उसके बराबर में रख के, अगर मैं इस चीज को यूं लूं कि दोनों के एक ही तरह की बीमारी हो रही है, दोनों को कैंसर हो रहा है, लेकिन औरत के उसमें बचने के चांसेस ज्यादा है। वजह वो फिजिकली भी कई जगहों पे, इमोशनली तो है ही वो मर्द से स्ट्रॉन्ग, वो फिजिकली भी कई जगहों पे बहुत ज्यादा मजबूत है। हम उसको सिर पे नाजुक सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने उसको बहुत नरम मुलायम दिल दिया है। कायनात बनाने और चलाने के लिए अल्लाह ने, नस्ल बढ़ाने के लिए उसको किया है। अल्लाह ने जब कायनात बनाई, औरत को कहा कि इतनी ताकत तुझे देता हूँ कि तेरी मोहब्बत जो औलाद से, उससे अपनी मोहब्बत को मैं मुआवजा कर लेता हूँ। आप तसव्वुर तो कीजिए कि औरत की हस्ती कहाँ जा रही है, हम उसको मुकाबले में कहाँ खराब कर रहे हैं। औरत के दो रूप होते हैं, एक रूप उसका होता है उसके महरम रिश्तों के साथ घर के अंदर। मैं बता दूं कि महरम रिश्ते भी जुल्म तशद्दुद करते हैं। मेरे शेल्टर में पता नहीं कौन कौन सी औलादें भी मैं पाल रही हूँ, वो बात अपनी जगह। लेकिन उसके बावजूद अगर घर के अंदर औरत इस तरह से मुकाबले करेगी तो रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं। घर के एक तो औरत इंसान है, मुकम्मल इंसान है, लेकिन वो अपने रूप, अपने रिश्ते के हिसाब से अपने आप को वो संभालती जाएगी और अपने आप को लेकर वो चलेगी तो कामयाब होगी। अगर हर जगह औरत एक ही जैसा रवैया रखेगी और वो मुकाबले पर आएगी तो उसका अपना नुकसान होगा। वजह यह है कि औरत एक वक्त में
एक इंसान के साथ रहती है, ऐसा दीनी हुक्म भी है और औरत की फितरत भी है। ये बेवफाइयाँ औरत की फितरत में नहीं होती, और जो बेवफाइयाँ औरत करती है, मैंने उन औरतों को बहुत डिप्रेशन में देखा है, जो अपने किरदार की बुलंदी के साथ खड़ी रहती है। वक्त लग जाता है कभी कभी, लेकिन मैंने उनके मर्दों को भी झुकते देखा है, मैंने माशरे को भी उनके सामने झुकते देखा है, और उनकी वो जो इनर सोल, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको मैंने कभी कम होते नहीं देखा। आलिया साहिबा, किरदार को औरत संभाल ले, वो कामयाब है। आलिया साहिबा, आपने इंसाफ और नाइंसाफ़ी की बात की, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि कानून सबके लिए है तो इंसाफ किसी किसी के लिए क्यों है। ये नाइंसाफ़ी को आप किस तरह एलेबोरेट करेंगी? इसके क्या पहलू हैं, इसका तदारुक क्या है? मैं ख़ास तौर पर इस सवाल को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तालीमात के साथ। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में लर्निंग और परवरिश और ब्रॉटअप का बड़ा मसला है, तो जो हमारी बीइंग मुस्लिम कुरान पाक जो है वो पूरी एक ज़ाब्ता हयात है, हमें बताता है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हम क्या उन तालीमात से दूर हो चुके हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में नाइंसाफियां बहुत ज्यादा हो गई हैं? हम हर तरफ से दूर हो गए। मैं खाली उसमें मजहब की बात नहीं करूंगी, हम सिर्फ मजहब से दूर नहीं हुए, हम इंसानियत से भी बहुत आजाद हो गए हैं जी। हम अपनी जो माशरती हमारी पाबंदियां हैं, वैल्यूज हैं, हम उनसे भी आजाद होते जा रहे हैं। ये हमारा जो मजहब है ना, वो पूरा निजाम है, निजाम जिंदगी है। तो हम अगर बात, जैसे अगर नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मैं अगर उनको भी कहूँ, वो बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन जब आप उनकी इक़दार देखेंगे, जब आप उनकी इंसानियत देखेंगे, जब आप उनके कवानीन देखेंगे, जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, आप देखिए उनके पास तो इस्लाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस्लाम तो एक मुकम्मल मजहब है। दुनिया के मजहब बहुत बेहतरीन है, इस्लाम उनमें से एक है जो इंतहाई बेहतरीन मजहब है। तो अगर मजहब से हट के भी बात करें, असल जो हमारी दूरी है मजहब से भी है, लॉ से भी हमारी दूरी है, और फिर उसके बाद जो हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है ना, वो स्ट्रेंथ भी हमारी खत्म हो गई है। घर के अंदर जो आमतौर से हम नाचाकियां देखते हैं, घर बाहर के तो इससे अलग है, घर के अंदर अना है। अना की वजह से, अना की जब जंग चलती है ना, तो औरत का इस्तेसाल होता है क्योंकि राज कायम करने के लिए महकूम चाहिए होता है, कोई तो महकूम होगा। जबकि सच उसमें ये है कि जिसने रुजू किया वो पा गया, अना में जो रहा वो रह गया, जो तन्हा रहा वो फना हुआ, न मैं रहा न तू रहा, जो झुक गया वही पा गया। लेकिन हमारे यहाँ तो जो झुक जाता है उसको हम कहते हैं ये कमजोर है। जब आप घर को बचाने के लिए, औलाद को पालने के लिए आप झुकने का मतलब जुल्म बर्दाश्त करना नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं कह रही हूँ आपने मार पिटाई, जहनी जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करनी है। झुकने का मतलब मामला फहमी है। ये झुकने का मतलब कुछ चीजों का रिवॉर्ड हमें अल्लाह देता है, कुछ चीजों को हमें हमारी जो हमारी रूह है जो कभी नहीं मरती, सिर्फ ट्रांसफर होती है, उस रूह की ताकत से हम बहुत कुछ करते हैं। और ये जो लोग औरत की कुर्बानियों को नहीं मानते, जो समझते हैं कि औरत एक बड़ी, क्योंकि वो कमजोर है इसलिए कुर्बानी देती है, ये पॉइंट मैं समझती हूँ सब सुन ले तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि औरत क्योंकि कमजोर है इसलिए वो कुर्बानियां देती है। मेरा मौक़िफ़ इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं कहती हूँ औरत इतनी मजबूत है कि वो कुर्बानी देखने का हौसला भी रखती है, जज्बा भी रखती है और देती है। और जिन लोगों को इससे शिकायत है उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह देती हूँ, हवा से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत शराब बुझाती है, एक जला के दिखाए। और बहुत चिराग जलाती है, बहुत अंधेरों में रोशनियां करती है। लेकिन अगर हमने औरत की परसेप्शन मजलूम वाली कर दी और उसको इनसिक्योर करने की कोशिश की, तो हम अपनी सोसाइटी को डिसबैलेंस कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिसबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। औरत मजबूत है, औरत को ना कोई कभी हरा सका, ना कभी हरा सका। औरत को सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि अपने किरदार की मजबूती और अपनी इंडिविजुअल हैसियत को लेकर चले, चल के मामले में ना पड़े। दुनिया क्या करती है ये दुनिया का मसला है, हम क्या करते हैं हमारा मतलब। और अगर औरत से कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल हो जाए। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, बहुत खूबसूरत बातें की आपने। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिब, आपने हमें ज्वाइन किया और जिस तरह से आपने बताया कि औरतें अगर औरतों को साथ लेकर चलें और औरत को जो है ना मजलूम हम पोर्ट्रे करना अगर छोड़ दें, तो माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नमूदार हो सकती है। महाजबीन साहिब आपकी तरफ आएंगे। जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं उनकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, उसके साथ साथ उनके बच्चों की भी मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, वो भी जहनी अजियत में ही रहते हैं और उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मनफी असरात जो हैं उनके मुस्तकबिल पर भी मुरतब होते हैं। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो एक वायलेंस होता है ना, ये नस्ल दर नस्ल चलता है।
और अगर हम छोटी सी इसमें एग्जांपल दे दें ना, एक कंकर ड्रामा चला था किसी निजी टीवी चैनल पे। हाँ जी। और उमेरा अहमद का वो रिटर्न था, ठीक है जी। उसमें जो मेल होता है ना, उसको दिखाते हैं कि उसने अपने फादर को देखा जो कि उसकी मदर को मारते थे, बिल्कुल, और 2-4 दिन बाद फिर वो कोई गिफ्ट ले आते थे और वो नॉर्मल रहना शुरू कर देते थे। उस छोटे बच्चे ने ये बाप से सीखते सीखते अपनी बीवी पे ही अप्लाई करना शुरू किया। तो आप लोगों ने शब्द में देखा होगा। हाँ जी। तो लेकिन वो बीवी 100 में से उनमें से नहीं थी जो फॉलो करे। हाँ जी। वो ये मतलब थप्पड़ मार दिया और 2-4 दिन बाद कोई गिफ्ट ले आए तो वो नॉर्मल नहीं होती थी। फिर इसी दौरान उसने कोई अपना, मैं हाल कोई मिसकैरेज भी शायद उसका हुआ, ऐसा कुछ हुआ जी। बहरहाल उसने उसको छोड़ दिया और फिर उसने दूसरी शादी भी की। और दोबारा ये जो इसकी बीवी है उसको कहती है कि अगर आपने अपने वालिद से ये सीखा और आपने ये खुद किया, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये स्टॉप करें ये काम करना, उनको कुछ सिखाएं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं हम अपने घरों से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आपके जो घर में आपके जो माहौल है वो देखें, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ सब सीखेंगे और सब लोग वहाँ तक नहीं जा पाते। स्कूल चले गए, लेकिन घर एक ऐसा इदारा है जो बच्चों सीखते हैं जिससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे ड्रामा इस बात पे आपकी याद आता है जी कि ये चीज़ें जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, वो बच्चे उसको लेके चलते हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये अवेयरनेस हो छोटे छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, चैनल के लेवल पे अवेयरनेस हो, थोड़ी चेंज आए इसके बहुत अच्छी अंदर। बात की आपने, क्योंकि घर जो है वो पहला इंस्टीट्यूशन होता है और बच्चे खास तौर पर जो देखते हैं वही सीखते हैं, करते हैं। और माँ बाप को जिस तरह से महाजुबीन साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे जो घर में वालिदैन को करते हुए देखते हैं फिर वो इमिटेट करते हैं अपने वालिदैन को। उनको लगता है कि अगर हमारे वालिदैन ये कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन अक्सर बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो हमें घर का माहौल जो है वो इस तरह से रखना चाहिए कि बच्चे कोई इस तरह की नेगेटिव चीज पिक ना करें, बल्कि वो घर से इतना अच्छा सीखें कि कहीं वो नेगेटिविटी ऐसी देखें तो वो उसको स्टॉप करें, एलिमिनेट करें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एलिमिनेशन का डे है, बिल्कुल एलिमिनेट करें, रोल बैक करें। बिल्कुल। अच्छा देखें, पुश बैक करें, पुश बैक करें, बिल्कुल। अच्छा हम ये बात करते हैं अक्सर कि जी इसको रोकने की जरूरत है, ठीक है, चलें स्टॉप हो गया, अब इसको एलिमिनेट करें। फिर अगला स्टेप आता है कि अब आप पॉजिटिविटी फैलाएं। बिल्कुल। ये एक स्टेप बाय स्टेप इसका एक प्रोसेस है। मैं सारा कुछ घर से ही होता है। बिल्कुल, स्टार्ट घर से ही होगा। माजुबीन साहिबा, अना की जो जंग है हमारी सोसाइटी में, अब घरों में भी हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा, और घरों में भी नहीं, हम सड़कों पे भी अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसमें अगर पूरी जो जितनी भी डिस्कशन हो रही है उसको अगर कीनली देखा जाए, सुना जाए, ठीक है, तो एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि बस ये अना की जंग थी और कुछ भी नहीं था। तो ये अना की जंग कब और कैसे खत्म होगी, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मेरा जो मशवरा है ना वो मर्दों के लिए, वो मर्दों के लिए जी। ओके। वो इस तरह से कि अगर इस अना की जंग में उसने अपनी बीवी को मारा, 10 साल मार लिया, फॉर एग्जाम्पल है, टॉर्चर वो चलता रहा, 10 साल 12 साल 14 साल चल गया, बस ठीक है, बच्चे बड़े हो गए। अब जो वो नर्सरी तैयार कर रही है एक, वो अगेंस्ट फादर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें मर्दों को इस चीज़ की जरूरत है, आप कितना मार लेंगे इनको, मार लें, मार खा लेंगे 10 साल 12 साल 14 साल, फिर उनका टाइम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये जुल्म जो है वो बाप का है। ये मेल हजरात को जरूरत है कि वो बच्चों से दूर हो जाते हैं। माँ को मार पड़ रही, बच्चा जो बाप से दूर है, तो बाप के लिए कितनी ज्यादा ये एक ट्रेजिक बात है। इस ट्रेजिक बात पे अगर मैं आपसे शेयर करूं, जिस तरह ये आजकल एक एक्टर है, उनकी मिसेज ने कहा है कि आपको पता होगा डॉन है, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरे पे वायलेंस हुआ है। थोड़ी सी मैंने इस पर सर्च की तो मैंने ये देखा कि उन दोनों ने ही खुला का कि इसने बीवी ने की, डाइवोर्स तो इनकी हो चुकी है, बिल्कुल, लेकिन जो इन्होंने अभी इनकी मिसेज ने जो केस किया ना जी, वो पैसों का किया है कि आपने बच्चों को खर्चा भी देना है, पैसा। देखिए अब वो पैसे खर्चा देगा और ये एंजॉय करेंगे, और ये बच्चे जो हैं ये बाप से कितनी दूर हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रेजिक जो है ना एंड पे होता है फादर्स का। तो मैं बेहतरी इसी में होती है कि आप इंसाफ करें, कम्युनिकेशन करें, आपसे आपस में बातचीत करें। अना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल, बड़ा फैमिली का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाए। एक अना के लिए तो ये लॉस है बहुत बड़ा, मर्दों के लिए। औरतें
ठीक है 4-5 वो वही बनता है ना, एक टाइम पीरियड बर्दाश्त कर लेती हैं, स्ट्रांग हो जाती है, फिर उनका टाइम शुरू हो जाता है। मतलब आप ये कह रही है पहले 15-20 साल मार लो शौहर के, अगले 15-20 साल जो है वो बीवी के, 30 कह लें आप, आगे फॉरएवर 30 कह लें आप, 30 कह लें आप, जमीन साहिबा आगे फॉरएवर फिर बीवी 30 कह लें फिर आपके बच्चे फिर माँ के हो गए, बिल्कुल अटैचमेंट बच्चे जब बाप से दूर हो गए और आपने ये ज्यादा बाप के साथ भी होती है बहुत, तो ये मैं तो इस पे बड़ी उदास होती हूँ। माएं ऐसी भी हैं जो जिन्होंने डांट टपट करनी हो या मार पड़वानी हो तो वो बाप से ही, वो बाप का सहारा लेते हैं, आएगा तो खुद मार नहीं पड़ेगी, तो उसका भी एक बैड इंपैक्ट होता है। अच्छा वो उससे ये होता है बच्चा बाप से दूर हो जाता है, ये बड़ी मुझे इस पे बड़ा दुख होता है जब बच्चे बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो ला रहा है, कमाई कर रहा है और घर चला रहा है और धक्के खा रहा है, और घर में भी अगर उसने 10-12 साल मारपीट कर ली है, लेकिन एंड रिजल्ट फिर उसका देखे ना, फिर वो अकेला होता है, तना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माजबीन साहिबा आप लेक्चरर भी हैं और आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं, माशाल्लाह आपने सारी चीज़ें शेयर की कि रिसर्च रिलेटेड इसमें क्या पहलू हैं। आपके ख्याल में हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वहाँ भी इस तरह की तालीम जो है वो हेल्पफुल हो सकती है एक मर्द या एक खातून के इस ब्रॉटअप के लिए कि वो बुराइयां एलिमिनेट करने में अपना किरदार अदा करें, ना कि सिर्फ उनके ज़हन में ये हो कि हमने यूनिवर्सिटी से निकलना है और हमने नौकरी अच्छी करनी है या हमने कारोबार करना है, घर चलाना है या डिग्री ले लेनी है। और क्या वहां से ही ये आगाज अच्छा हो सकता है कि वो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही सीखें कि हमने एक अच्छी पॉजिटिव हेल्दी सोसाइटी किस तरह बनानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि जब मैंने कुछ बात करनी होती है ना कहीं पे भी, तो मैं बच्चों से क्वेश्चन कर लेती हूँ जाके, क्योंकि वो तकरीबन अगर एक क्लास मेरी 35 है या 40 है एक क्लास, उसमें ज़्यादातर लड़के होते हैं जी, लड़कियां कम होती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स कॉम पढ़ा लिया या लिटरेचर पढ़ा लिया, लिटरेचर में लड़कियां होती हैं, तो उनसे मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ कि आप ये कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब उनसे मैं ये बात क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कर ली, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप क्या करेंगे, उनसे पूछ लेती हूँ। आधे लोग कहेंगे कि हम भी इसी तरह वो सोशल मीडिया पे नशर कर देंगे, ठीक है, और आधे कहेंगे नहीं हम लॉ का रास्ता लेंगे। तो उनसे डिस्कशन कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जितना मैं अपने हिस्से का जो है ना एक अपने व्यूज़ उनके अंदर डालने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि उनके लिए मेरी बात को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं ऐड करती रहती हूँ कि नहीं ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे, ट्राई करती रहती हूँ। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर 21-22 का बच्चा 23 का वहाँ आया है तो काफ़ी हद तक आपका माइंड बन हो चुका होता है। एक चीज़ और मैं बस ऐड करूँगी अगर टाइम आपके पास जी जी ज़रूर। ये जो शादियाँ लेट हो रही हैं, 30 पे पहुँच रहे हैं लड़के, 25-26 पे लड़कियाँ पहुँच रही हैं, मैच्योर हो गए आप, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर दिखाते हैं कि वायलेंस कौन कर रहा है, हस्बैंड, ना फादर का दिखाते हैं, ना ब्रदर का दिखाते हैं, ना बेटे का दिखाते हैं, वो भी होता है साइड बाय साइड। तो चीज़ों को सबको लेके चलना चाहिए, किसी एक चीज़ नहीं कि मर्द जो है वही दुश्मन है सबका, मतलब हस्बैंड ही जो दुश्मन है, सारे हमारे रिश्ते हैं, ये बाप है, भाई है, फिर हस्बैंड है, फिर बेटा है, तो इन सबको लेकर चलें अगर आपने दिखाना भी है। जी बिल्कुल। वैसे जो लेट मैरिजेस बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया। माजबीन साहिबा जल्दी से ये भी कमेंट दे दीजिए कि तशद्दुद के खात्मे के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? खात्मा जी, ख़त्म करने के लिए किसी भी चीज़ को मुझे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लगता होगा, मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा, ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है आपने इस्लाम की बात की, आपको इस्लाम पता हो, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है इस्लाम में जी। और हम अगर यहाँ पर डिवोर्स की बात करते हैं तो हमें वो सोसाइटी हमें लान तान करती है, इस्लाम में ये नहीं है, इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी नहीं बन रही आप अलग हो जाएं, डिवोर्स ले लें। लेकिन हमने इस्लाम पढ़ा कितना पढ़ लिया हमने, इस्लाम नहीं, लॉ नहीं पता जो हमारा लॉ है, और लॉ पता भी हो तो हम लॉ के लिए वकील कहाँ से करेंगे, बिल्कुल कितने पैसे देने पड़ते हैं। लॉ ठीक है, लॉ है, ले लें जाके नानो नफका ले लें, लेकिन कोशिश करें कि इन लॉज से पहले ही सॉर्ट आउट करें, पीछे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और अगर आप समझते हैं कि मैंने केस कर दिया, आप जाएं कचहरी जा सकते हैं, आप वहाँ माहौल है कि खवातीन जाएं और जाके वहाँ पे कितनी दफ़ा जाना पड़ेगा जी बिल्कुल। तो इतना आसान करनी कोशिश करें कि रोल बैक करें अपने आप को, जैसे कि आपकी एनालिस्ट ने कहा कि टॉलरेट करें और उन साइड्स को जिप बंद कर दें जो आप सुन भी रहे हैं। वो छोटा सा कंकर का एक लिरिक्स भी मुझे बड़े पसंद है जी। लफ्जों के तेरे जो कंकर थे वो मेरे दिल पर पत्थर थे,
अब वो छोटे छोटे जो कंकर मार रहा है, अगर ये समझ रही है कि ये पत्थर है तो ये कंकर ही समझ ले इसको, बिल्कुल, और वो कंकर को समझ ले कि मैंने पत्थर मार दिया है। तो ये सब समझने की बात है कि अना को आप छोड़ें, किस तरह से आप रिसीव कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने कोट भी शेयर किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। महजबीन आफ्ताब साहिबा रिसर्च स्कॉलर हैं, लेक्चर आज डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हमसे बात करी थी, बहुत खूबसूरत इन्होंने हमसे बातें शेयर की, रिसर्च के हवाले से बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आई। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी महजबीन साहिबा की, वो इन्होंने जो ड्रामास का एक जिक्र किया और हमें समझाने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि हम भी इस टॉपिक को एक ऐसी ही शक्ल देके क्लोज करते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे कि जनाब ये जो जिंदगी है ना, ये भी एक एपिसोड है, आपकी एक ड्रामा चल रहा है और इसमें मुख्तलिफ किरदार हैं। जिस तरह महजबीन साहिबा ने कहा कि सिर्फ मर्द शौहर ही दिखाया जाता है, हालांकि भाई भी है, बाप भी है, बेटा भी है। तो ये जो जिंदगी का एक सफर है, ये जो एक ड्रामा है, ये हर पहलू को दिखाना चाहिए। इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं, इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। आप अपने राइट लेफ्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो जाए, आप भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। हो जाता है बीच में लड़ाई झगड़े, सारी चीजें होती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हर दिन जो है उसका इख्तिताम पॉजिटिवली करें और कोशिश ये करें कि लड़ाई झगड़ा खत्म करके सोएं। और दूसरी बात कि हैप्पी एंडिंग की कोशिश करें अपनी लाइफ में। और महजबीन साहिबा ने एक और बहुत खूबसूरत बात की कि आपस में मसलों को हल करना सीखें, मसलों का हल निकालना, दूसरा तीसरा हल नहीं करवाएगा, वो मजीद बढ़ाएगा। बिल्कुल, टाइम कम है जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप में जारी मैचेस की, और कल जो मैचेस हुए उस पर हम बात करेंगे, आज होने वाले मैचेस पर तज्जिया लेंगे। इरफान ज़हीर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या लगता है आपको, कैसे रहे कल के मैचेस, अपना तज्जिया दीजिए प्लीज। अगर हम कल जो सबसे रात 12 बजे मैच खेला गया उसकी बात करें, ब्राजील और सर्बिया की, जी तो बड़ा जबरदस्त का मैच हुआ। ऑलमोस्ट 60 मिनट्स तक तो दोनों इक्वल हम देख रहे थे कि 0-0 स्कोर के साथ थे, और हमने देखा कि थोड़ा सा ब्राजील पैनिक भी होना शुरू हो गए थे। उनके डगआउट को देखा जाए, उनके कैप्टन को देखे, उनके कोच को देखे, तो वो देयर बिट पैनिक, बट बहुत बड़ी साइड थी। और जो उनके स्ट्राइकर रिचर्डसन है, उन्होंने फिर 2 गोल स्कोर किए। और अगर आप पोजेशन की बात करें तो 59% पोजेशन ब्राजील के पास थी और 41 जो थी वो सर्बिया के पास थी। इसी तरह शॉट और गोल की देखे तो वो उन्होंने 8 अटेम्प्ट की ब्राजील ने, उन्होंने 0 अटेम्प्ट की। तो मैच के कंट्रोल समहाउ थ्रू आउट द मैच वो ब्राजील ने अपने पास रखा, बट थोड़ा सा एक पैनिक स्टेट आया उनके पास। एक ऐसे लम्हात आए जब वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं प्रेशर बिल्ड हुआ, पैनिक हुए। बट इवेंचुअली जिस तरह हमने देखा कि एक बड़ी टीम और छोटी टीम में यही डिफरेंस नजर आता है कि बड़ी टीम जो है वो एग्जीक्यूशन कर पाती है गोल करने के लिहाज से। जो छोटी टीम होती है, या सेकंड छोटी टीम से मुराद के बी टीयर की टीम जो है, सी टीयर की टीम जो है, वो कहीं ना कहीं अच्छी फुटबॉल तो खेलती है बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, और वो जो कन्वर्जन होती है गोल की वो नहीं कर पाते। तो वही हमने कल देखा कि सर्बिया के साथ प्रॉब्लम आया और वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। अच्छा, जनूबी कोरिया और यूरुग्वाय का मैच ड्रॉ हो गया, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बताइए। देखिए, उनका बिल्कुल बड़ी करीब की रैंक की टीम थी, और दोनों का हमने देखा कि मैच भी बड़ा जबरदस्त हुआ। जनूबी कोरिया और जापान की जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि दोनों का जो फिटनेस लेवल है वो बहुत जबरदस्त है, और ये इनका 90 मिनट तक आपकी जब पहले स्टार्ट से हाफ से लेके एंड तक आप देखेंगे तो फिटनेस लेवल उसी तरह इंटैक्ट रहे। यूरुग्वाय के 2-3 बड़े अच्छे चांस मिले, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और साउथ कोरिया ने भी बड़े अच्छे कुछ ड्रिल किए। ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म के फुटबॉल खेलते हैं। यूरोपियन साइड या ये दूसरी जितनी भी हैं, कोरियन अमेरिकन साइड है, ये पासिंग पे ज्यादा रिलाय करती हैं। जो एशियन साइड है जिसपे साउथ कोरिया ऑन द टॉप है, ये ज्यादा ड्रिल के ऊपर बीट करके जाने को प्रेफरेंस देते हैं। तो उन्होंने मार्किंग अच्छी की हुई थी, साउथ कोरिया के ऊपर पूरा वर्किंग करके आए थे। बट वही जिस तरह मैंने कहा कि इवेंचुअली इसमें जो मेजर डिफरेंस आपको मिलता है वो एग्जीक्यूशन का मिलता है, कि आप किस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल करते हो और किस तरह एग्जीक्यूशन आप गोल कर पाते हो। और हम उसमें भी देख चुके हैं, 2-3 अपसेट चुके हैं। अपसेट में भी यही था
कि अगर आप प्रेशर बिल्ड करके रखते हो और आप गोल की कन्वर्जन नहीं कर पाते तो बड़ी साइड पैनिक हो जाती है। जैसे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जर्मनी पैनिक कर चुका है, वो जापान से आ चुका है, फिर हमने सऊदी अर्जेंटीना से। तो इस लिहाज से बड़ा एक जबरदस्त किस्म की एक चीज देखने को नजर आ रही है कि तमाम टीम जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कोशिश ये कर रही है, आप ये देखेंगे ओवरऑल भी तो पहले हाफ जो बड़ी टीम है वो सेकंड हाफ में आके कहीं ना कहीं इस सेकंड को वो तोड़ती हैं और फिर वो आके जब 1 या 2 गोल कर पाती हैं फिर वो रन थ्रू कर जाती हैं। और अभी तक देखा जाए तो सिर्फ फ्रांस की टीम, स्पेन की टीम आपको ऐसी नजर आ रही है, या उसमें एक और टीम की हम बात करें ब्राजील थोड़ी सी बेहतर नजर आई जी, या इंग्लैंड अच्छा फुटबॉल खेली। बाकी रेस्ट जितनी भी टीम्स हैं वो कोई ऐसी फुटबॉल नहीं खेल पाई जिसे हम कहें कि जी वो सिंगल हैंडली गेम को अवे लेगी। सब मैचेस जो आप देख रहे हो आपको नजर आ रहे हैं बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो ये शाम ब्यूटी भी है फुटबॉल की, मैचेस बड़े टफ हो रहे हैं, बड़े टाइट मैचेस जा रहे हैं। सही। और जाके बिल्कुल एंड में जाके आपको पता चल रहा है कौन जीत। बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान साहब आज के मैचेस के बारे में क्या कहेंगे? सॉरी हिना, पुर्तगाल और घाना रह गया। पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया। उस मैच के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कीजिए और उसके बाद फिर आज के मैचेस का भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल जिस तरह रोनाल्डो की वजह से एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है और रोनाल्डो अब पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेयर भी माने जाते हैं और जिस तरह की वो आई कैचिंग पर्सनैलिटी है, हमने ये देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जिस तरह पहले रोनाल्डो ने गोल किया, फिर उन्होंने इक्वलाइजर किया और सबसे खूबसूरत मुझे चीज ये नजर आई कि पहले उनके जो घाना के कैप्टन थे वो सेलिब्रेट गोल करने के बाद जब डगआउट में गए तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे तो पीछे से 2 गोल कंसीड हो गए। तो वो उनकी एक्सप्रेशन जो थे ना वो दिखने वाले थे। इसी तरह जब रोनाल्डो डगआउट में गए उन्होंने कहा जी हमारी इस पे काफी बढ़तरी हासिल है हमें, उनको भी गोल कंसीड हो गया। तो वो जो एक खूबसूरत आपको ब्लेंड नजर आया ना एक्सप्रेशन का, गेम का, स्ट्रेस का, और मुझे तो लगता है कि शायद किसी तरह की मैच ले जाते घाना वाले, क्योंकि उनके 3-2 से मैच आ रहा था। बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर एंड ऑफ द मैच वो उनके कीपर से थोड़ा सा लैप्स हुआ, उनको नहीं पता था कि वॉज नॉट अवेयर कि पीछे उनका खिलाड़ी घाना का मौजूद है और उसने बॉल स्नैच कर ली थी कीपर से। वो तो इनके डिफेंडर ने बड़ा अच्छा खूबसूरत थी उसने सेव कर लिया, अदरवाइज इट कुड हैव बीन ड्रॉ। वो ड्रॉ हो जाता मैच तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये एक मेरा इस अभी तक का इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए हैं ये पुर्तगाल और घाना का मैच नजर आया कि इसमें जबरदस्त फुटबॉल सही ठीक हो गया। इरफान साहब अब आज के मैचेस की बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जी उसमें फिर अगला मैच हम बात करें तो 3 बजे खेला जाएगा वेल्स और ईरान का मैच जी। जिस तरह हमने देखा कि एशियन साइड के अंदर ईरान सबसे बेस्ट साइड मानी जाती है और बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलती है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच को वो अच्छा नहीं खेल सके। और वेल्स की साइड जिस तरह अमेरिका के साथ उन्होंने मैच खेला, यूएसए के साथ वो बहुत टाइट मैच खेला और बिल्कुल उन्होंने इससे ड्रॉ खेला, तो वो एक बड़ी बैलेंस और सीजन साइड नजर आती है और 19 रैंक की टीम है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन बात करें या फेवरेट बात करें तो वो मुझे लगता है कि वेल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है इस मैच में। नेक्स्ट मैच जो है वो कतर और सेनेगल का है, ठीक है, उसमें भी सेनेगल हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, बड़ी खूबसूरत फुटबॉल खेली है उन्होंने, उनकी जो पोजीशन ऑफ बॉल है वो बड़ी अच्छी रखते हैं, जो पासिंग उनकी है वो बड़ी मैच्योर्ड है, लैप्सेस नहीं करते, डिफेंस बड़ा तगड़ा। कतर का देखिए वो उन्होंने टीम तो चले अच्छी है काफी और एशियन चैंपियन भी है कतर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो उनकी पार्टिसिपेशन है इस वर्ल्ड कप के अंदर वो उनकी आजादी है, एज ए होस्ट खेल रहे हैं वो, शायद वो इतना बड़ा इवेंट को टीम खेल रहे हैं तो शायद वो उसी फ्लो के अंदर है, उसी मूवमेंट के अंदर है। मेरा ख्याल है उस मूवमेंट से उनको बाहर रहना पड़ेगा और ज्यादा फोकस उनको अपनी गेम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके लोग आज इतने ज्यादा इसको स्टैटिक है, एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी उनको देखनी चाहिए कि हमारी टीम भी खेल रही है सही, और टीम के साथ ही लोगों की खुशियां जुड़ी है। बिल्कुल। तो ये कई दफा होता है कि आप विद इन फ्लो में बह जाते हो और आप उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि आज अब जो सेकंड मरहला शुरू हो गया, आज से सेकंड मैच होने जा रहा है प्रॉब्ली, ये जो हर मैच है ये डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर तो आप जीते हैं तो यू आर इंटैक्ट विद द वर्ल्ड कप, अगर आप नहीं जीते तो 90% आज
अब पता चलना शुरू हो जाएगा हमें कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप में आगे सरवाइव कर रही है, कौन सी बाहर जा रही है। तो कतर अगर आज लेट्स सपोज हार जाता है उनके लिए दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, वो फिर वर्ल्ड कप से बाहर है। तो ये मेरा ख्याल है उसकी खूबसूरती को या इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब से जो मैचेस हैं वो सबसे क्रूशियल है। और फिर ऑब्वियसली जैसे आपको मालूम ही है कि 3 दिसंबर से नॉकआउट स्टेज स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जब जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, जो हारेगी वो घर चली जाएगी। तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट। और लास्ट मैच जो है वो नीदरलैंड और इक्वाडोर का है। इसमें भी बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है, अगर हम स्टैट्स देखें तो नीदरलैंड नंबर 8 रैंक की टीम है, इक्वाडोर भी अच्छी साइड है, बट उनके कंपैरिजन समहाउ उस तरह बनता नहीं है। लास्ट मैच वो हारे हुए हैं। तो नीदरलैंड की साइड के अंदर भी उनकी खूबसूरती ये है कि उनकी पोजेशन ऑफ बॉल और पासिंग बड़ी जबरदस्त है, उनके अटैकर बड़े जबरदस्त है, टीम बड़ी बैलेंस है, प्लेयर्स सारे वो हैं जो बड़े क्लब में खेलते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंपैरिजन उतना ज्यादा कोई बड़ा है नहीं है मतलब। लेकिन अगेन हम जिस तरह कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हर मैच टाइट जा रहा है, क्लोज जा रहा है, और तमाम टीमें खासतौर पर पहले हाफ के अंदर बहुत टफ टाइम देती हैं ऑपोजिशन को। बिल्कुल। बट लेटर हाफ के अंदर कहीं ना कहीं जो बड़ी टीम है वो अपने प्लान को बेहतर एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब दूसरे की एनर्जी लेवल या फटीग में नजर आती है, तो वो फिर जाके कहीं ना कहीं अपना डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं। बिल्कुल सही। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने कल जो मैचेस हुए उस हवाले से भी और आज जो मैचेस होने वाले हैं तफसील से मैं बताया। आप हमारे साथ स्टूडियोज में तो मौजूद, लेकिन आज का एक सवाल जो है हमारा सेगमेंट जो है कि आप जानते हैं उसमें एक सवाल जो है ना वो खेल से रिलेटेड भी है। तो वो खेल से रिलेटेड जो सवाल है ना हम चाहेंगे कि आप उसका हिस्सा हो। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब जाते हैं अपने सेगमेंट के आप जानते हैं की तरफ, जिसमें जमील पूछने वाले हैं मुझसे, इरफान साहब से और आप सब लोगों से एक पहेली। और वो सवाल चूंकि खेल से रिलेटेड है तो इसलिए इरफान साहब को हमने कहा कि थोड़ा टाइम हमें और दे दे। वो सवाल ये है इरफान साहब कि वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है ना? वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? व्यूअर्स, मुझे वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? जी इरफान साहब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा जमील, आपने आंसर ब्रेक में ले लिया एग्जैक्टली। क्या ब्रेक वाला आंसर? ब्रेक वाला आंसर लेकिन यहाँ नहीं बता सकते ना इरफान साहब। ब्रेक वाला आंसर तो हम ऑन एयर नहीं बता सकते ना। अब हम रियल आंसर पे बात करेंगे कि इसका असल जवाब क्या है। कोई हिंट है इसकी? एनी गेसेस? पहले गेस करें ना, फिर हिंट दूंगा ना। वो खरगोश और कछुए का भी तो इस तरह की होती है, एक रेस होती है, वो जो स्लो वाला होता है वो पीछे रहने वाला मतलब जीत जाता है। वो तो रास्ते में खरगोश चूंकि सो गया था तो इसलिए कछुआ जीत गया। लेकिन स्लो तो वो रह रहा होता है ना, वो स्लो, हाँ वो इतना आहिस्ता चलता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। वो फिर भी जीत जाता है। वो जीत जाता है। मुझे ये लगता है कि वो स्लो होता है, लेकिन वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अच्छा ट्राई था, अच्छी ट्राई थी इरफान साहब। बट स्टिल स्टोरी में तो गेम थी ना। आपके ख्याल में कौन सा गेम है ऐसा? इरफान साहब सोच रहा हूँ अभी। सोचिए इरफान साहब। काम नहीं कर रहा, कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज कोशिश करें क्योंकि मैंने कोशिश कर ली और आई थिंक मेरा जवाब गलत है। मेरा ख्याल है कि ये जो हॉर्स राइडिंग होती है जी, उसमें घोड़ा पहले नहीं क्रॉस करता लाइन और पीछे नहीं, ऐसा ऐसा भी वो भी घोड़ा पहले नहीं, तो घोड़ा नहीं, उसमें मेरा ख्याल है जमील ने हिंट दे दी है। ये जो हॉर्स राइडिंग के अंदर नहीं, उसको जो आपका रेस होती है, गलत है वो जवाब। पहले जाता है घोड़ा, पहले जाता है, उसका जो राइडर होता है वो ऊपर बैठा होता है, वो बाद में क्रॉस करता है। शायद मेरा जमील हाँ, राइडर बाद में क्रॉस करता है। लेकिन ये भी गलत हो गया ना, मेरा ये गेस भी गलत हो गया इरफान साहब। अच्छा, इसकी हिंट क्या बता रहे थे प्रोड्यूसर साहब? इसका एक ये भी है कि एक गेम और है, रस्सा खींचने वाली गेम, रस्सा कशी जिसको कहते हैं, जिसमें 8 लोग इधर होते हैं, 8 लोग इधर होते हैं। तो वो जब एक दूसरे को खींच रहे होते हैं तो जो पीछे जाता है वो जीतता है, आगे आने वाला हार जाता है। तो that's the correct answer। मतलब जो रस्सा कशी में जो टीम अपनी तरफ खींच के पीछे हो जाती है वो जीत जाती है। हाँ, जो 5 या 8 लोग पीछे हुए वो जीते, पीछे गिरते हैं ना जब आप खींचते हैं उस रस्ते को। यस, स्मार्ट। तो ये है जवाब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया और फुटबॉल में भी बात हुई। और क्या आप जानते हैं एक सवाल? अब जमील मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। वो कौन सा रूम है जिसमें दरवाजा और खिड़की नहीं होती?
वो कौन सा रूम है जिसमें खिड़की और दरवाजा नहीं होता? वो कौन सा रूम है जिसमें ना दरवाजा होता ना खिड़की? ये वो तो नहीं है, मुझे थोड़ा रूम चाहिए। वो वाला रूम, मुझे थोड़ा वो वाला स्पेस वाला, कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, हाँ। मुझे थोड़ा रूम Give me चाहिए। some room। ये वो नहीं, वो तो नहीं है इसका आंसर। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की आप बात करें? रूम फॉर रिहैबिलिटेशन। नहीं, वो रूम तो नहीं है ये। वेल नो, खाने पीने वाला है। खाने कुछ पीने वाला है। वो कौन सा रूम? खाने पीने से रिलेटेड है। नाज़रीन सोचे 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 सोचे। अब जमील ने ना फौरन गेस कर लेने, क्योंकि कान में आवाज आ चुकी है। मेरा लहजा ऑन है? नहीं, मुझे मैं तो सोच रहा हूँ इस टाइम। नाज़रीन सोचे ना, वो 50 रुपए ओवरएक्टिंग के काटे। हिंट दे। अच्छा, खाने पीने की एक चीज है। खाने पीने की चीज है। हाँ। मेरा ध्यान इसी तरफ जा रहा था। क्या? वो जो मशरूम्स होते हैं, वो ऐसे घर बना होता है, रूम से बने होते हैं, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं होता। Oh God, और good मुझे one। मशरूम्स इतने पसंद है। थैंक यू इना, थैंक यू। और मशरूम्स जो है वो पूरा एक घर बना होता है, एक कमरा बना होता है। जमील, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एट टाइम्स मुझे लगता है माशाल्लाह यू आर सो इंटेलिजेंट, जिस तरह से आप फौरन से गेस कर लेते हैं। और आज जिस तरह से आपने गेस किया और जितने जल्दी आपने जवाब दिया, थैंक यू इना, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ऐसा ही सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं आपकी तारीफें करती रहूंगी हमेशा। जिस तरह खवातीन को खूबसूरती से मुतालिक सुनना अच्छा लगता है, इस तरह मर्दों को इंटेलिजेंट होने के बारे में सुनना जो अच्छा लगता है। खैर, अब हम इजाजत लेते हैं अपने नाज़रीन से। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अगले हफ्ते 2 दिन का ब्रेक है और इस ब्रेक में खूब खाएं पिएं, एंजॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।